नमस्कार साथियों, कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अरावली पर्वतमाला की जो सामान्य जानकारी थी उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अरावली पर्वतमाला का विभाजन, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख ऊंची चोटियां, उसके अलावा जो भी और चोटियां उनके स्थान, अरावली पर्वतमाला में स्थित राजस्थान के प्रमुख पठार और अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे, इनके बारे में आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। चलो साथियों, बिना विलंब किए हुए हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। साथियों, अरावली पर्वतमाला का विभाजन। अरावली पर्वतीय क्षेत्र को साथियों 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अपने 3 भाग कौन कौन से हैं, पहले हम इसको एक बार नक्शे पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे इसकी चर्चा करते रहेंगे। मैं आपको स्लाइड पे भी बता दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेना। चलिए साथियों, जैसा कि यदि हम बात करें, देखो एग्जिट तो ये राजस्थान का नक्शा नहीं बन सकता, परंतु फिर भी जितना होगा मेरे कंट्रोल में उतना मैं आपको करवा दूंगा। चलो, ये अपने अरावली पर्वतमाला है। अब यदि हम बात करें अरावली पर्वतमाला का विभाजन, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहला इसका भाग आता है, वो है अपने उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली के साथियों यदि हम बात करें कि उत्तरी अरावली का अपने विस्तार, उत्तरी अरावली का विस्तार, तो दोस्तों इसका जो अपने विस्तार है वो अपने शुरुआत होता है खेतड़ी। खेतड़ी, खेतड़ी अपने आता है कहां पर? नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है। पहले झुंझुनू जिले में था। खेतड़ी नीम का थाना से सांबर झील, सांबर झील ये अपने पहले जयपुर जिले में आती थी, वर्तमान में अपने आती है जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत। यहां तक इसका विस्तार है उत्तरी अरावली पर्वतमाला का। इसके आगे यदि हम बात करें उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, तो उत्तरी अरावली की अपने जो औसत ऊंचाई है वो है अपने 450 मीटर। 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। फिर हम बात करें सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो उत्तरी अरावली की सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है वो है अपने कौन सी? तो वो है अपने रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ साथियों ये अपने आती है कौन से जिले में? सीकर जिले में आती है, जिसकी ऊंचाई अपने 1055 मीटर है। ठीक है, इसके बाद में अपने यहां पर है कौन सी? तो ये वाली है अपने मध्य अरावली। मध्य अरावली, मध्य अरावली की यदि हम बात करें कि मध्य अरावली का अपने विस्तार, विस्तार कहां से कहां तक है? अब जहां से उत्तरी अरावली का समाप्त हो रहा है सांबर झील, सांबर झील, वहां से अपने फिर मध्य अरावली शुरू होगी जो आपने जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आती है, और सांबर झील से लेकर अपने देवगढ़, देवगढ़ ये अपने आता है कहां पर? राजसमंद जिले में। यहां तक अपने उत्तरी अरावली का क्या है, मध्य अरावली का क्या है? विस्तार है। फिर यदि हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई मध्य अरावली की, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई वो अपने आती है कितनी? 700 मीटर। 700 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है मध्य अरावली की। फिर हम बात करें सर्वाधिक ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो वो है अपने कौन सी? तो वो है अपने टाड़गढ़। टाड़गढ़ पहले अजमेर में थी, वर्तमान में अपने ब्यावर जिले के अंतर्गत आती है टाड़गढ़ तहसील और टाड़गढ़ पर्वत चोटी, और इसकी ऊंचाई है अपने कितनी? 933 मीटर। ठीक है साथियों, इसके बाद में है अपने नेक्स्ट जो भाग है वो है अपना कौन सा? तो वो है अपना दक्षिणी अरावली। ये रहा दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली,
दक्षिणी अरावली की यदि हम बात करें इसका विस्तार, तो साथियों दक्षिणी अरावली का विस्तार है अपने देवगढ़। देवगढ़ जहां से मध्य अरावली की समाप्ति हो रही है राजसमंद जिले में। देवगढ़ राजसमंद से सिरोही, खेड़ ब्रह्मा मान लो आप, ठीक है ना। सिरोही क्यों करे, अपने स्थान ही लेके चलेंगे, खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक। यदि हम बात करें इसकी औसत ऊंचाई दक्षिणी अरावली की, तो दक्षिणी अरावली की अपने औसत ऊंचाई आ जाएगी कितनी, 1000 मीटर। 1000 मीटर। फिर अपने दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो सभी को पता है, देखिए दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो फिर आ जाएगी अपने कौन सी, गुरु शिखर। गुरु शिखर। गुरु शिखर माउंट आबू में ऊंचाई है 1722 या फिर 1727 मीटर। ठीक है साथियों, इसको हमने नक्शे में देख लिया एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाय मैप ये अपने याद में रह जाएगा। चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं, इसको नोट्स मेकिंग पैटर्न पर देखते हैं हम। 3 भागों में विभाजित किया गया उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की यदि हम बात करें, इसका जो अपने विस्तार है उत्तरी अरावली का, उत्तरी अरावली का साथियों अपने विस्तार है कहां से, तो उत्तरी अरावली का विस्तार अपने को देखने को मिलेगा खेतड़ी। खेतड़ी नक्शे में भी मैंने आपको बताया था, खेतड़ी नीम का थाना, नीम का थाना जिला आता है। खेतड़ी नीम का थाना से अपने सांबर, ये अपने आता है जयपुर ग्रामीण। यहां तक अपने क्या है, उत्तरी अरावली का विस्तार है। ठीक है साथियों, इसके बाद में यदि हम बात करें उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, तो साथियों उत्तरी अरावली की अपने औसत ऊंचाई जो देखने को मिलती है वो है अपने कितने मीटर की, तो वो है अपने 450 मीटर। कितनी है, 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसके बाद में हम बात करें कि उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो फिर वो आ जाएगी अपने कौन सी, रघुनाथगढ़। कौन सी है, रघुनाथगढ़। कहां पर है ये, अपने सीकर में। रघुनाथगढ़ सीकर में है, ऊंचाई 1055 मीटर। ठीक है साथियों, फिर है अपने मध्य अरावली। मध्य अरावली की यदि हम बात करें कि मध्य अरावली का अपने विस्तार, मध्य अरावली का विस्तार, तो मध्य अरावली का अपने विस्तार है कहां से कहां तक, तो मध्य अरावली का विस्तार है अपने सांबर। सांबर कहां पर है, जयपुर ग्रामीण। सांबर जयपुर ग्रामीण से देवगढ़, देवगढ़ अपने आता है कौन से जिले में, राजसमंद जिले में। एक देवगढ़ अपने प्रतापगढ़ जिले में भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर हम बात करें इसकी मध्य अरावली की औसत ऊंचाई, तो मध्य अरावली की साथियों अपने औसत ऊंचाई है वो अपने आ जाएगी कितनी, 700 मीटर। 700 मीटर। फिर आपके सर्वाधिक ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी फिर अपने सर्वाधिक ऊंची चोटी आ जाएगी कौन सी, तो वो है अपने टॉडगढ़। टॉडगढ़, टॉडगढ़ अपने आती है कहां पर, ब्यावर में। ब्यावर में, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है अपने 933 मीटर। ठीक है साथियों, उत्तरी अरावली और मध्य अरावली। अब अपने आगे दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के बारे में यदि हम बात करें इसका विस्तार, तो दक्षिणी अरावली का अपने विस्तार स्थान को टारगेट करते हुए हम चलेंगे, तो दक्षिणी अरावली का अपने विस्तार आ जाएगा कहां से, देवगढ़। देवगढ़, देवगढ़ है अपने कौन से जिले में, राजसमंद जिले में। और राजसमंद जिले से लेकर अपने खेड़
ब्रह्मा जहां से इसकी शुरुआत होती है सिरोही जिले तक यह अपने दक्षिणी अरावली फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसकी अपने औसत ऊंचाई किसकी, दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई तो वो है अपने कितनी, 1000 मीटर। कितनी है, 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मानी जाती है। फिर हम बात करें सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो फिर अपने आ जाएगी साथियों गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको पता है कहाँ पर है, स्थान है अपने माउंट आबू, जिला लगता है कौन सा, सिरोही। ठीक है, ऊंचाई है अपने 1722 या फिर 1727 मीटर, क्योंकि इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर की यदि छत तक को लेवे तो 1727 मीटर है और वैसे इसकी 1722 मीटर है। अपने को दोनों ही ध्यान में रखनी होगी। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बात करेंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब साथियों हम बात करेंगे अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियां। ठीक है, ये है अपने पूरी सारणी बनी हुई है। देखो अपने को मेन चोटियों के बारे में, इनकी ऊंचाइयों के बारे में ध्यान तो रखना पड़ेगा। ठीक है ना, वैसे तो खूब सारी ऊंची ऊंची चोटियां है, 50 से 60 है। इनके बारे में इतना हम ना तो याद रख सकेंगे न ही इनका ध्यान रख सकेंगे। कुछ प्रमुख चोटियां हैं, इनके बारे में हम जरूर इनका ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, तो अरावली की प्रमुख ऊंची चोटियां, प्रमुख पर्वत चोटियां, उनके स्थान और उनकी ऊंचाई मीटर में, ये मीटर में ऊंचाई है, किलोमीटर में मत कर देना, नहीं तो आप आसमान से भी ज्यादा इनको पार कर जाओगे। ठीक है, पहली है अपने कौन सी, गुरु शिखर। गुरु शिखर की यदि हम बात करें तो स्थान है कहां पर, माउंट आबू सिरोही में। ऊंचाई है कितनी, 1722 या फिर अपने 1727 मीटर। अब साथियों गुरु शिखर के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ क्वेश्चन अपने को ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें कि गुरु शिखर, तो गुरु शिखर का उपनाम है इसका हिंदू ओलंपस, और एक है अपने संतों का शिखर। अब ये हिंदू ओलंपस और संतों का शिखर, ये गुरु शिखर को जो नाम दिए हुए हैं वो अपने दिए हुए हैं किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है इसको संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा है। इसके बाद में साथियों यदि हम बात करें अपने जो गुरु शिखर ये साथियों ध्यान रखना अपने, हिमालय उत्तरी भारत में व नीलगिरी ये अपने दक्षिण भारत में है। हिमालय व नीलगिरी के मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो वो अपने कौन सी है, तो वो है अपने गुरु शिखर। ये इसके बारे में क्वेश्चन 3 प्रकार के जरूर आते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा है, हिंदू ओलंपस कहा है, और गुरु शिखर हिमालय व नीलगिरी के मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है साथियों, इसके बाद में है आपके शेर, ये भी अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित है, ऊंचाई है 1597 मीटर। फिर है अपने देलवाड़ा, यहाँ के जैन मंदिर काफी प्रसिद्ध है, ये भी अपने सिरोही में, ऊंचाई है 1442 मीटर। फिर है अपने जरगा, उदयपुर में है, ऊंचाई है 1431 मीटर। बताया था ना जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र देसरो कहलाता है। ठीक है साथियों, फिर है अपने अचलगढ़, ये अपने सिरोही में है, ऊंचाई 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ राजसमंद जिले में आती है, ऊंचाई 1224 मीटर है। फिर अपने उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है रघुनाथगढ़, सीकर जिले में आती है, 1055 मीटर है। एक है अपने खोह, ये जयपुर में है, ऊंचाई है कितनी, 920 मीटर। तो ये अरावली पर्वतमाला की कुछ ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं जिनकी अपनी ऊंचाई ध्यान में इनको रखनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बात करते हैं।
चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर यदि हम देखें, ये कुछ प्रमुख ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं जिनके अपने को नाम और स्थान ध्यान रखने, ऊंचाइयां भले ही अपने को ध्यान में नहीं हो। जैसे अपने आबू पर्वत, ये अपने सिरोही जिले में आता है। धौलिया डूंगर उदयपुर जिले में आता है। सज्जनगढ़, साथियों ये अपने पहले उदयपुर में था, वर्तमान में यह अपने सलूम्बर जिले में आता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना। लीलागढ़ ये अपने उदयपुर में है। बांसदरा पहाड़ी ये भी अपने उदयपुर में है। जयराज पहाड़ी सिरोही जिले में है। ऋषिकेश चोटी सिरोही जिले में है। मालखेत पर्वत ये अपने सीकर जिले में आता है। हर्ष पर्वत ये भी अपने सीकर जिले में आता है। लोहारगल पर्वत झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। बेराड पर्वत कोटपुतली बेरोड, साथियों ये जो अपने बेराड पर्वत है ये अपने पहले जयपुर जिले में आता था, वर्तमान में कोटपुतली बेरोड जिले में आता है। और इसी बेराड पर्वत से आपको पता है बाण गंगा, जिसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, उस नदी का कहाँ यहाँ से उद्गम होता है। फिर है अपने बेजागढ़, बेजागढ़ झुंझुनू, बवाई झुंझुनू। सुंदा पर्वत जालोर, इसको साथियों सुंडा पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर अपने सुंदा माता का मंदिर स्थित है, जहां पर आपके भालू अभ्यारण्य भी स्थित है। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहीं से ही अपने चलाया गया था, सुंदा पर्वत से या सुंदा माता के मंदिर से। रोजा भाकर जालोर, इसराना भाकर जालोर, झारोल भाकर जालोर। हेमकुट पर्वत राजसमंद, तारागढ़ अजमेर में, टाड़गढ़ मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ब्यावर में भेराज पर्वत, अलवर में, और बिचूण ये अपने जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आने वाली प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो अरावली पर्वत माला की है। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बात करेंगे। चलिए साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार, साथियों अरावली पर्वतमाला में अपने प्रमुख पठार भी हैं। अब वो अपने कौन कौन से पठार हैं इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहला है साथियों अपने उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की यदि हम बात करें, यह अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ध्यान रखना साथियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। यदि हम बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है अपने कौन सा? लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। इसके बाद में यह गुरु शिखर चोटी के नीचे सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो अपने ऊंचाई है 1360 मीटर है, इस कारण यह अपने सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। फिर हम बात करें आबू का पठार। आबू का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। यह अपने जो माउंट आबू नगर है, वो माउंट आबू नगर अपने इसी पठार के ऊपर बसा हुआ है, और यह भी अपने सिरोही में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर। ठीक है साथियों, तो दो पठार अपने सिरोही जिले में हैं। दोनों के दोनों राजस्थान का पहला और दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। पहला उड़िया का पठार, दूसरा है अपने कौन सा? आबू का पठार। तीसरा है अपने बोराट का पठार। साथियों ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगोंदा उदयपुर के मध्य फैला हुआ पठार बोराट का पठार है। ये राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है साथियों, इसके बाद में है अपने लसाड़िया का पठार। यह अपने जयसमंद सलूम्बर से लेकर प्रतापगढ़ तक फैला हुआ कटाफटा विक्षेपित पठार है, लसाड़िया का पठार। इसके बारे में साथियों कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान का वह पठार जो कटाफटा या विक्षेपित पठार है, तो वो है अपने कौन सा? लसाड़िया का पठार, जो अपने पहले उदयपुर में था, वर्तमान में सलूम्बर जिले में जयसमंद से लेकर और अपने प्रतापगढ़ तक फैला हुआ है। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे बात करते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद है ऊपरमाल का पठार। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य ये अपने फैला हुआ पठार है। साथियों यदि हम बात करें ऊपरमाल का पठार, इसको ऊपरमाल का पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपने धरातल से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। पठार भी और पर्वत भी ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन इनकी एक परिभाषा में फर्क होता है। पर्वत इसको कहेंगे कि धरातल से ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसका शीर्ष क्या हो? तीखा हो, ये अपने क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा, या फिर पर्वत चोटी कहलाएगी। और पठार धरातल से ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष क्या हो? समतल हो, यह अपने क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। ये अपने पर्वत और पठार में क्या होता है? अंतर होता है। तो इसको ऊपरमाल का पठार साथियों इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यह धरातल से ऊपर उठा हुआ था और इस क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यह पूरा कृषि की दृष्टि से ऊपर क्षेत्र था, मतलब कृषि की दृष्टि से उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए ऊपर उठा हुआ भाग जो कृषि की पैदावार ज्यादा करता हो, इसलिए इसको माल, ऊपर माल इसको कहते थे। आपको पता है कि बिजोलिया का आंदोलन, किसान आंदोलन पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध रहा था और भारत का यदि हम बात करें सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह अपने आंदोलन माना जाता है या किसान आंदोलन माना जाता है। फिर है अपने मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित है और चित्तौड़ का किला इसी पठार पर बसा हुआ है या फिर स्थित है। काकनबाड़ी का पठार सरीस का अलवर में स्थित है। करासका का पठार ये भी अपने अलवर में। एक अपने पठार आता है साथियों, वो है अपने पिडमांट, पिडमांट का पठार, पिडमांट का पठार ये भी अपने अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, ये अपने राजसमंद जिले के अंतर्गत आता है, राजसमंद। ठीक है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आगे चलते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। दर्रे साथियों होते क्या हैं? तो अपने दो पर्वतों के मध्य या फिर मतलब कोई पर्वत है उसको काट कर आने जाने के लिए जो तंग रास्ते या फिर जो घाटियां बनाई जाती है उनको हम कहते हैं दर्रे। ठीक है, कई क्षेत्रों में इन्हें घाट भी कहते हैं, कई क्षेत्रों में इनको नाल भी कहते हैं और कई क्षेत्रों में इनको दर्रे भी कहा जाता है। ये ज्यादा चौड़े नहीं होते, संकरे होते हैं। ठीक है साथियों, तो देखो दर्रों की परिभाषा देखते हैं। पर्वतों के मध्य बनाए गए संकरे व तंग रास्ते क्या कहलाते हैं? दर्रे कहलाते हैं। दर्रों को स्थानीय भाषा में घाट व नाल भी कहा जाता है। अब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में आपके कौन कौन से दर्रे, नाल या घाट हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। अरावली के प्रमुख दर्रे, सबसे पहले है अपने अजमेर व ब्यावर के दर्रे। तो अजमेर व ब्यावर के दर्रों में अपने शिवपुर घाट, सुर्रा घाट, परवारिया की नाल और कचवाली दर्रा। साथियों, अजमेर व ब्यावर के पहले जितने भी दर्रे थे वो अपने अजमेर जिले के अंतर्गत आते थे, परंतु ब्यावर नया जिला बनने से कुछ दर्रे ब्यावर में अपने चले गए हैं। तो अभी तक तो हम इनको संयुक्त रूप से साथ ही पढ़ रहे हैं, अजमेर व ब्यावर के दर्रों में। फिर है अपने पाली के दर्रे। पाली के दर्रे साथियों, देसुरी दर्रा। देसुरी दर्रा अपने पाली और राजसमंद के मध्य में स्थित है, यानी कि ये अपने मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने का कार्य करता है। फिर है अपने बर दर्रा और सोमेश्वर की नाल, ये अपने पाली जिले के अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं। फिर है अपने राजसमंद के दर्रे। साथियों, एक बात का ध्यान रखना, अरावली पर्वतमाला में या फिर सर्वाधिक दर्रे, राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे या अरावली पर्वतमाला के सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। गोरम घाट। गोरम घाट की यदि हम बात करें तो इसे राजस्थान का दार्जिलिंग कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब अभी बरसात के दिनों में जो सावन के महीना आएगा उसमें ये काफी हरा भरा होता है और यहाँ पर अपने मारवाड़ जंक्शन से लेकर गोरम घाट स्टेशन तक, राजसमंद जिले तक एक मीटर गेज की ट्रेन भी चलती है। काफी सुंदर मनोहर दृश्य माना जाता है। और ये जो गोरम घाट रेलवे स्टेशन है राजस्थान का प्रथम अपने सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन माना जाता है, गोरम घाट। फिर है अपने खामली घाट। खामली घाट को साथियों कामली घाट भी कहा जाता है, कई पुस्तकों में इसका नाम कामली घाट भी देखने को मिलेगा। जिलवा की नाल और हाथीगुड़ा नाल, ये अपने राजसमंद जिले के अंतर्गत आने वाले दर्रे हैं। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आगे बात करते हैं। साथियों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर है अपने उदयपुर के दर्रे, देबारी, देबारी दर्रा, हाथी नाल। साथियों, पिछली स्लाइड में अपने पढ़ा था हाथीगुड़ा नाल। हाथीगुड़ा नाल, ये हाथीगुड़ा नाल अपने आता है कौन से जिले में? राजसमंद जिले में। जबकि हाथी नाल कहां पर है? तो हाथी नाल अपने उदयपुर जिले में, अपने केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल अपने एक अभ्यारण्य भी है। ठीक है। फिर है अपने बूंदी के दर्रे। तो बूंदी के दर्रों में अपने खटकड़ दर्रा, जेतावास दर्रा, लाखेरी दर्रा और रामगढ़ दर्रा, ये दर्रे अपने अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत बूंदी जिले में देखने को मिलते हैं। चलिए साथियों, आज की अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है और आज की कक्षा में हमने अरावली पर्वतमाला का विभाजन, अरावली पर्वतमाला की प्रमुख ऊंची पर्वत चोटियां, अरावली पर्वतमाला में स्थित प्रमुख पठार और अरावली पर्वतमाला के दर्रे आज की कक्षा में हमने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ ही अपने राजस्थान का जो दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला, वो आज की कक्षा में अपने समाप्त होता है। नेक्स्ट कक्षा में हम
पूर्वी मैदानी प्रदेश और अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए साथियों, आप कक्षा प्लस के ऑनलाइन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगामी आने वाली कक्षाओं के बारे में नोटिफिकेशन व जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।